नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कानपुर में ट्रेन को पलटने बल्कि पलटने ही नहीं, उसमें विस्फोट कराने, उसमें आग लगाने और सैकड़ों हजारों यात्रियों को जिंदा फूंकने की जो साजिश रची गई थी, अब उसकी जांच एनआईए के सुपुर्द की गई है। और जो मौत का सामान मौके से मिला है, सिलेंडर को गाड़ दिया गया था पटरियों के बीच में। करीब ही एक पेट्रोल की शीशी डाल दी गई थी, पेट्रोल भर के कुछ और विस्फोटक सामग्री वहां पर गिराई गई थी, रख दी गई थी। और ये सारी चीजें क्यों की गई थी मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है इससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मंसूबा क्या था, षड्यंत्र क्या था। और ये कोई स्थानीय शरारती लोगों की कोई गुस्ताखी हो, कोई शरारत हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्रम लगातार जारी है। और जब हम कानपुर की ट्रेन की बात कर रहे हैं तो सुबह ही सुबह मुझे राजस्थान का भी एक ठीक ऐसा ही समाचार मिला। एक सीमेंटेड कम से कम 2-3 टन का पूरा एक ट्रैक पर रख दिया गया। वो तो इंजन की टक्कर से वो दूर जा पड़ा, इसलिए वहां भी ये हादसा टल गया। वरना राजस्थान में भी तैयारी तो पूरी की गई थी, ट्रेन को पटरी से नीचे गिराने की और बड़ी दुर्घटना करने की। ये सब क्यों किया जा रहा है? तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि जैसे जैसे मोदी सरकार मजबूत कदम उठा रही है कुछ मुद्दों को लेकर के, और एक मौलाना ने तो ये बेशर्मी दिखाई है, ये बयान देने की बेशर्मी दिखाई है कि ये जो बुलडोजर चल रहा है ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत हो नहीं सकती, बयान नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएं तो जो इकोसिस्टम है वो इन चीजों पर पूरी तरीके से खामोश है। हमारे देश का जो विपक्ष है, और विपक्ष में भी जो राहुल गांधी फर्जी और फेक लोको पायलट्स को बुला करके रील बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, उसको जारी करवाते हैं उनकी समस्याओं को लेकर के। अभी हाल में ट्रैकमैन को बुला करके उनको महादलित बता रहे थे, यानी वहां भी फूट डालने की कोशिश। वो भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है। इन सारे षड्यंत्रों को लेकर के एक कोई बयान नहीं है। बस मायावती का एक बयान जरूर आया है कि इसकी गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है, क्या है ये सब। सीधे जुड़ लेते हैं प्रयागराज से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आपके चिर परिचित अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया था जिस पर काफी हंगामा हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, मीडिया दबाव में काम कर रहा है, हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है। यानी जो लोकतंत्र के मूल लक्षण होते हैं और जिनके पायदान पर हमारा लोकतंत्र या किसी भी देश का लोकतंत्र खड़ा होता है, उन्हीं पर अविश्वसनीयता, उन्हीं पर प्रहार, और लोकतंत्र तो है ही नहीं। और पश्चिम या अमेरिका कब हस्तक्षेप करेगा, कुछ इस तरह का बयान जब दिया था तो काफी हंगामा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी अमेरिका में है, टेक्सास और पता नहीं कहाँ कहाँ। और अभी हाल का एक और उनका ताजा बयान है जिसमें उन्होंने कह दिया कि जो हाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग मोदी के दबाव में काम कर रहा था। ठीक यही प्ली बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ इन लोगों ने ली थी, और ये कहा था कि ठीक है, वो फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, लेकिन चुनाव
निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं हुए हैं। क्या ये जो कुछ भारत में इस समय हो रहा है, वक्फ बोर्ड बिल लाया जाता है, उसके खिलाफ सड़कों पर लाउड स्पीकर लेकर के न केवल एक प्रचार तंत्र काम कर रहा है, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारा ये छीन लिया जाएगा, हमारा वो छीन लिया जाएगा। इकोसिस्टम नेट के माध्यम से ऑनलाइन तमाम चीज़ें घूम रही हैं। राहुल गांधी अमेरिका में है, वो एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो सबको साथ लेकर के नहीं चल रही हैं। एक बड़ा बड़ा षड्यंत्र आप होते की आहट आप सुन रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अभी दावा किया कि हम इस सरकार को पलट देंगे, बदल देंगे। कुल मिलाकर आप किसी कांग्रेसी से बात करें, उनको ये उम्मीद है कि सरकार 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मणिशंकर अय्यर ने इसका शुरुआत की थी, उसके बाद आपको कई कांग्रेसी ये कहते नजर आए कि शेख हसीना का जो हाल किया वही मोदी का करेंगे। बल्कि अगर आप इनकी बातें सुन लेते हैं, मतलब बाकायदा मोदी के घर का एड्रेस लेके, उसका नाम लेके इस तरह की बातें हो रही थी कि मोदी छुपने की जगह नहीं पाएंगे एंड ऑल दैट। तो बात तो डेफिनेटली वही है। और कोई मुझे ये बताए कि राहुल गांधी को ये सारी बातें कहने के लिए बार बार अमेरिका क्यों जाना पड़ता है। ये बातें तो और अमेरिका में अगर आप इनकी जो महफिल है उसको देखें, तो गिनती के 250-300 लोग हैं। तो 250-300 लोगों से तो ज्यादा ही है। हमारे यहाँ प्रयागराज में तो इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। तो 250-300 लोगों के सामने बैठ के बार बार उनको अमेरिका जाके चुगली क्यों करनी पड़ती है, अमेरिका में जाके अपना रोना क्यों रोना पड़ता है। ये संयोग नहीं है, ये बार बार किए जाने वाला प्रयोग है। आज जब राहुल गांधी अमेरिका में है, तो स्टालिन भी अमेरिका में है, तो डीके शिव कुमार भी अमेरिका में है, तो कमला हासन भी अमेरिका में है। ये भी संयोग नहीं है। ये तमाम लोग, आज जब कश्मीर में चुनाव की बात होती है, तो अमेरिकी डिप्लोमेट घूम घूम कर उमर अब्दुल्ला से लेके ओवैसी से लेके सारे विपक्ष से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। उनको एक 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 प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करने लगते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंच जाते हैं अमेरिकी राजदूत। राहुल गांधी अमेरिका खुद ही पहुंच जाते हैं, और वहां पे डोनाल्ड लू के साथ इनकी मुलाकातें सामने आई हैं। वो डोनाल्ड लू जिन्होंने जमाते इस्लामी से जाके मुलाकात की थी बांग्लादेश में सत्ता पलट के पहले। वो डोनाल्ड लू जो पिछले चुनाव में हमारे यहाँ चले आए थे, सीधे तमिलनाडु पहुंच गए थे, और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज परेशान हो गई थी। खुलेआम हमारे चुनाव में दखलंदाजी है। लेकिन दखलंदाजी करने के लिए अमेरिका को यहाँ नहीं आना पड़ता है, राहुल गांधी ही अमेरिका पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो राहुल गांधी से, एक चीज और अमेरिका में आपको नजर आए, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले समझें कि राहुल गांधी से एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि साहब, कोई आदमी 4 साल में 250 बार कैसे जा सकता है बाहर। कोई आदमी महीने में 5 बार विदेश कैसे जा सकता है। महीने में 5 बार तो इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पायलट होते हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगती विदेश जाने की, उनको भी रेस्ट दिया जाता है। तो साहब, ये महीने में 5 बार क्या करने जाते हैं विदेश। और काबुल से लेके अमेरिका तक हर जगह नजर आते हैं ये। व्हाट इज ही एग्जैक्टली डूइंग देयर। एक बात अच्छी ये रही कि भारत में, यहाँ खासतौर पे जब प्रयागराज में हुआ था, तो मैंने देखा था कि इनसे पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दिए जाते। गिने चुने पत्रकार सामने लाए जाते हैं, पहले से सवाल बता दिए जाते हैं। वहां पे एक स्टूडेंट ने खड़े होकर इनसे सवाल किया। वो क्लिपिंग जो आपको सोशल मीडिया पे नजर नहीं आती, मैंने आज शेयर की अपने अपने ट्विटर पे। उसमें एक बच्चा इनसे पूछता है, एक लड़का पूछता है कि साहब आप बताएं, ममता बनर्जी से आपका समझौता हो नहीं पाता है और उद्धव ठाकरे से हो जाता है, तो आपका जो इंडिया अलायंस है उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कुछ, किसी बात में आप लोग आपस में मेल खाते भी हो कि नहीं खाते हो, कि आपका इकलौता एजेंडा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, ऐसे ही पूछता है। अब उसमें वो यू सी, एक्चुअली, ओ नो, ओ यस करते रह जाते हैं गाने। फिर उनको एकदम से समझ में आता है कि जैसे वो भारत में करते हैं कि तुम तो भाजपा ही हो। तो कहते हैं जो आपने इंडिया अलायंस कैसे कहा, इंडिया अलायंस तो भाजपा की लाइन में है। इंडिया अलायंस उसने कहा, इंडिया अलायंस। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस कैसे कहा, ये तो भाजपा की लाइन है, अलायंस का नाम तो इंडिया है। तो वो जी। लड़का चुप नहीं होता है। वो पूछता है, अच्छा अलायंस में ए किस लिए होता है, अलायंस का जो बाद वाला ए, अलायंस में क्या, इंडिया, इंडिया में ए किस लिए होता है। तो इंडिया में ए ये बताते हैं कि साहब वो तो अलायंस के लिए होता है। तो कहता है फिर मैं 2 बार अलायंस क्यों कहूं, मैं तो इंडिया अलायंस ही कहूंगा। और राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, बाहर ये लगातार बेनकाब भी हो रहे हैं।
बेकार की बात है। आप सोचे, जो आदमी देश में कहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, वो विदेश में जाके कहता है कांग्रेस ने भारत में जाति जनगणना कराई है। अब इससे बड़ा पागलपन, ये झूठ क्या होगा? आप वहां जाके क्लेम कर रहे हैं कि हमने कास्ट सेंसस कराया यहाँ पे। हाउ कैन यू से दैट? तो एक विचित्र से हालात हैं। और ये बार बार इतना ही नहीं, वहां जाके आप भारतीय पुरुषों को भी गाली दे रहे हैं कि जो भारतीय पुरुष हैं वो महिलाओं के प्रति बड़ा भद्दा और गंदा बिहेवियर करते हैं। इन जनरलाइज कर रहे हैं आप, ज्यादातर भारतीय पुरुष कह रहे हैं। आप कमाल है साहब। आप कुछ भी वहां आपके जाके कहने के लिए स्वतंत्र है। फिर इनको लगा हम ज्यादा कह गए, तो फिर उसको हर हर चीज जब ये ज्यादा बोल जाते हैं तो बाद में उसके ऊपर आरएसएस और बीजेपी का एक मरहम लगा देते हैं। जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में कहा हिंदू हिंसक होता है, तो प्रधानमंत्री ने कहा आप हिंदुओं को हिंसक कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा मतलब वो हिंदू जो भाजपा ने तैयार किया है। वहां जाके कहते हैं भारतीय मर्द बदतमीज होते हैं। ठीक है साहब, भारतीय साहब ने सारे भारतीय मर्दों को कह दिया। बोले एक्चुअली वो आरएसएस और बीजेपी ने उनको ब्रेन वॉश कर दिया है। राहुल गांधी अनाप शनाप अल्लम गलम कुछ भी बोलने पर आमादा है। लेकिन बात वही जो मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा कहता हूँ, इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों के लिए है जिनको सिर्फ मोदी और भाजपा से नहीं, हिंदू और हिंदुत्व से नहीं, इस देश से ही दुराव है, नफरत है। और वो लोग आपको राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए हमेशा नजर आएंगे। अनुपम जी, इस विषय पर फिर से लौटेंगे हम लोग प्रोग्राम के दूसरे भाग में, लेकिन अभी ये जो ट्रेन्स को गिराने, पलटाने, दुर्घटनाग्रस्त करने, उनमें आग लगाने, विस्फोट कराने की जो जगह जगह साजिशें हो रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? और इतना बड़ा नेटवर्क है साहब रेलवे का, हर जगह तो आप लोगों को तैनात नहीं कर सकते, पूरे ट्रैक की देखभाल तो आप नहीं कर सकते, रात भर ट्रेनें दौड़ती हैं, कहाँ कहाँ कैसे आप रक्षा और सुरक्षा करेंगे? और इस साजिश के पीछे एक्चुअल में है क्या? 1.25 लाख किलोमीटर हमारा रेल नेटवर्क है ओंकार से। 1.25 लाख किलोमीटर। क्या इसके लिए आप कई लाख लोग लगाएंगे इसकी सुरक्षा के लिए? बहुत मुश्किल है। ये रेलें, ये ट्रेन ट्रैक्स खेतों से गुजर रहे हैं, जंगलों से गुजर रहे हैं, पहाड़ों से गुजर रहे हैं, वादियों से गुजर रहे हैं, नदियों के ऊपर पुल से गुजर रहे हैं, इतनी जगह से गुजर रहे हैं। आप कैसे इस पूरी सुरक्षा कैसे, अगर अगर लोग इसी पे आमादा हो गए। और आपने उस गौरी का आपने बयान भी सुना था, जो कि ये वो जो आईएसआई का आतंकी है, उसका वीडियो बहुत दिनों से वायरल था। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी उसको उजागर किया। कानपुर वाली घटना में जो पालिंदी एक्सप्रेस है, जहां ट्रेन सिलेंडर, अच्छा वो जिसमें आपने गैस सिलेंडर रख दिया, पेट्रोल की बोतलें रख दी। हुआ अब पेट्रोल की बोतलें इसलिए कि जब गैस का सिलेंडर फटेगा और जब ट्रेन पलटेगी तो आग भी लग जाए। सिर्फ ट्रेन ही ना पलटे, ट्रेन में आग भी लग जाए, लोग मारे जाएं। साहब ये गोधरा वाली आग बुझ नहीं रही है। उसी को बार 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 दोहराने की कोशिश है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए, पहुंचते पहुंचते भी ट्रेन टकरा गई, सिलेंडर फटा, पर बहुत नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देखें कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से भी ट्रेन पलट सकती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से भी ट्रेन डिरेल हो सकती है। एक के बाद एक ऐसे। अच्छा, मतलब हमने देखा कि वो पटरी पे लोहा गाड़ दिया साहब कई जगह। मतलब पत्थर तो आप हटा सकते हैं, लोहा गाड़ दिया उन्होंने, गर्डर ला के रख दिया, वहीं से गर्डर तोड़ के वहीं पे रख दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और एनआईए को जांच सौंपी गई है। मुझे इस बात का आश्चर्य जरूर है कि एनआईए को जांच सौंपने में इतनी देर क्यों? इतने साल, इतने महीनों तक हम डिनायल में क्यों रहे? हम क्यों मानते रहे कि ऐसा ना, ये साजिश नहीं है? एनआईए पहले खेल में क्यों नहीं आई? ये डेफिनेटली एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब तो बहुत खौफ वाली बात हो गई ओंकार जी, हमारे आपके सबके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब इन ट्रेनों में चलते हैं। ट्रेनों को अब तक सफर का सबसे सेफ माध्यम माना जाता था। अब तो साहब ट्रेनों का भरोसा नहीं रह गया, आपने जगह जगह उनको पलटाना है। और बहुत, मतलब यकीन माने आप, इसका एक ही तरीका बचता है कि साहब जिसको आप पकड़ पाए फिर उसको ऐसी सजा दें कि वो एक एग्जेम्पलरी, एक वो एक नजीर बन के रह जाए। लेकिन सजाओं से भी क्या बात बन रही है? इतने बुलडोजर चल रहे हैं, इतने इनकाउंटर हो रहे हैं, आपको कहीं जोश में कमी नजर आती है क्या? लेकिन इसके पीछे की मानसिकता क्या है?
ट्रेन्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और मैं लगातार इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से रेल मंत्री को लगातार अपमानित किया जाता है, रील मंत्री कह करके। जो राहुल गांधी हर जगह 6-6, 7-7 फोटोग्राफर को लेकर के चलते हैं, वो रील कांग्रेस के नेता नहीं हैं। लेकिन इस देश का रेल मंत्री अगर दुर्घटना स्थल पर जाता है और वहाँ उनके फोटोग्राफ और उनके वीडियोस वगैरह सामने आते हैं तो वो रील मंत्री हो जाते हैं। क्या रेलों का जो कायाकल्प हो रहा है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो एक परसेप्शन बन रहा है कि कम से कम आज़ादी के इतने सालों बाद एक सरकार ऐसी आई है जिसने रेलों की तरफ ध्यान दिया है, न केवल सुख सुविधाएं बढ़ाने में बल्कि जो रेलवे के मेन शहरों के स्टेशन हैं, जंक्शंस हैं, उनको भी ठीक करने के और बहुत सारी नई रेल चलाने के। कहीं न कहीं ये परसेप्शन से लोगों का ध्यान हटे और कुछ अगर बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाएँ तो रेल मंत्री को भी घेरो, मोदी को भी घेरो और बदनाम भी करो। देखें, बात रेल की नहीं है, बात ये है कि मोदी सरकार की जो बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हैं, सब पे प्रहार है। मोदी सरकार की उपलब्धि है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो आप लगातार अर्थव्यवस्था पे प्रहार करते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धि है कि साहब उन्होंने रेल ट्रेन नेटवर्क, रोड नेटवर्क इतना बड़ा बना दिया कि आप लगातार उस पे प्रहार करते हैं। ये मैं राहुल के लिहाज से कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिहाज से। मोदी सरकार की उपलब्धि ये है कि उन्होंने दुनिया में भारत को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, तो आप लगातार उस पे प्रहार करते हैं कि चीनी हमको मार रहे हैं, पाकिस्तानी हमको मार रहे हैं, पाकिस्तान में रेड किया तो सबूत दो, सबूत दो। आपने देखा ना, तो जो जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उन पे इस तरह प्रहार होता है। लेकिन जो मैं उस कानपुर में परसों देख रहा था, जिस तरह वहाँ पेट्रोल बिखरा हुआ था ट्रेन को जलाने के लिए, तो मुझे याद आ गया ओंकार जी कि कोई अमेरिका में जाके कह रहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया गया है, बस दिया चला ही जला दिखाने की देर है। और जो राहुल गांधी की इस समय यात्रा चल रही है अमेरिका की, महाभारत का प्रसंग उन्होंने सुनाया एकलव्य का, और वहाँ भी जाति ले आए, गरीब गुरबाओं को ले आए और ये भी कि साहब द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया। तो इसी तरीके से शोषण होता आ रहा है। आप जब महाभारत के इस तरह के दृष्टांत देते हैं, इससे आपकी मानसिकता की जो सोच की जो आपकी परिपाटी है, जो साजिशें हैं, वो तो उसका तो खुलासा हो ही रहा है। लेकिन आप कितने अल्प ज्ञानी हैं, इसका भी पता लगता है। एकलव्य कोई साधारण गरीब गुरबा किसी परिवार के तो नहीं थे ना, वो तो निषाद राज के बेटे थे। उनके पिताजी तो एक तरीके से राजा थे। उनको आप निषाद कह करके या प्रचारित करके गरीब बताने की कोशिश करें और वो भी अमेरिका में बैठ कर के इस तरह के दृष्टांत दें। देखिए साहब, सन 60 के दशक में जो वामपंथियों का उदय हुआ, तो उन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे मिथक बनाए। एकलव्य के पिताजी जरासंध के सेनापति थे। वो अपने आप में एक वैसल किंगडम भी था, अपने आप में राज भी था उनका। एकलव्य एक राजकुमार था और फाइनली वो श्री कृष्ण से युद्ध करता हुआ मारा गया, जरासंध की सेना से लड़ता हुआ था। एकलव्य के पिताजी जरासंध के सेनापति थे। मतलब कमाल की बात करते हैं लोग। इसी तरह कर्ण को, ये जो वामपंथी लेखक थे, इन्होंने दो आइकन बनाए, एक एकलव्य और एक कर्ण। उसको सूत पुत्र कह के, उसको निषाद पुत्र करके, उसको भील कह के, निषाद पुत्र नहीं भील कह के, पहले भील कह। तो जबकि कर्ण को भी हम जानते हैं कि साहब वो अंग प्रदेश का राजा था, उसको दुर्योधन ने बनाया था। और भी ढेर सारी कहानियां, जैसे कर्ण को ग्लोरीफाई किया गया। मेरी बहुत पसंदीदा किताब भी है और मेरे बड़े पसंदीदा लेखक भी हैं रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी। लेकिन मैं मानता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर उसी वामपंथी लेखकों का समूह के अगुआ थे जिन्होंने इस तरह की धारणाएं बनाई। मेरा दावा है कि इस देश में 1% लोगों ने भी ओरिजिनल महाभारत ठीक से पढ़ी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे, जैसे हमें हमेशा बताया गया
कि कर्ण बहुत बड़ा पराक्रमी था, अर्जुन कमजोर था, छल बल से जीत रहा था। हकीकत यह है कि कितने मुद्दे जाते हैं जहां पे आपको कर्ण नजर आता है। जिस समय ध्रुपद से युद्ध होता है और ध्रुपद उस समय जब गंधर्व आते हैं, गंधर्व राज दुर्योधन को, दुर्योधन की पत्नी को बंदी बना लेते हैं और कर्ण की ऐसी पिटाई करते हैं कि उसका रथ टूट जाता है। दुशासन के रथ पर सवार होकर कर्ण मौके से भाग जाता है। फिर अर्जुन आके गंधर्व राज को पराजित करके दुर्योधन और उसकी पत्नी को छुड़ाते हैं। ये तब देखिए, कर्ण को वीर बताया गया है और दोस्ती की मिसाल बताया गया है। एक युद्ध से सब खुल जाता है। पहली बात, उसने जिस युद्ध से पराजित होकर दुशासन के रथ में बैठ के वो भागा, उसी युद्ध को अर्जुन ने जीता। दूसरे, वो अपने मित्र दुर्योधन को कैद में छोड़कर भागा, उसको आकर अर्जुन ने बचाया। इन तमाम चीजों के बावजूद कुछ रोमांटिसाइजिंग होती है और वो रश्मि रथी के माध्यम से बहुत ज्यादा किया रामधारी सिंह दिनकर ने। तो 60 और 70 के दशक में खास तौर से हमारे वामपंथी जो राइटर्स थे, हिंदू धर्म में दरार डालने के लिए उन्होंने एक भील और एक सूतपुत्र कह के कर्ण और एकलव्य नामक दो आइकन पैदा किए। दो आइकन उन्होंने पैदा किए और इन्हीं दोनों आइकन्स का बहुत ज्यादा दुरुपयोग आज तक होता रहा है ओंकार जी। और ये जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि राहुल मैं गांधी तो मोदी, महाभारत लिख नहीं सकते। राहुल गांधी से अगर कह दिया जाए कि तुम महाभारत की स्पेलिंग नहीं बता सकते, वो क्या राहुल गांधी बोलते हैं। उनको तो जो किसी ने रटा दिया वो आके बोल देते हैं और उनका अपना ओरिजिनल कोई थॉट ही नहीं है। वो केजरीवाल कह रहा है कि हम फ्री में दे देंगे, क्या हम फ्री में देंगे? तो किसी ने कह दिया हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्या हम ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे? तो तेजस्वी यादव ने कहा जाति जनगणना कराओ, तो हम जाति जनगणना कराएंगे। किसी ने एकलव्य समझा दिया तो एकलव्य आके बोलने लगे। कोई अपना ओरिजिनल थॉट ही नहीं है। इस देश में दो नेताओं का कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो उनके लिए वो योगेंद्र यादव और जयराम रमेश लिख देते हैं, इनके लिए लक्ष्मण यादव लिख देते हैं और ये आके बोलने लगते। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं मोदी से हेट नहीं करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ, इस पर आप हंसेंगे या कोई टिप्पणी नहीं भी उन्होंने करेंगे? नहीं नहीं उन्होंने नफरत ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी पे तरस आता है, मेरी मोदी के साथ सहानुभूति है। कोई पूछे किस बात की सहानुभूति? इस बात की सहानुभूति है कि लगातार तीसरी बार तुमको 100 सीट नहीं पहुंचने दिया, लगातार तीसरी बार तुमको सत्ता से बाहर रखा कांग्रेस को, इसलिए कि कांग्रेस के जीवन की पहली सबसे बड़ी हार, दूसरी सबसे बड़ी हार और तीसरी सबसे बड़ी हार मोदी के हाथों हुई। इसलिए कि उनके उनके राज्य में आप माँ बेटे दोनों जमानत पे हैं, इसलिए कि आपके ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए कि मोदी के सामने तुम 56 से 60 चुनाव हार चुके हो। किस बात पे सहानुभूति है? अब वो राहुल गांधी है, कुछ भी कह सकते कुछ आरक्षण पर भी कहा है जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। मायावती ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरक्षण पर इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी। इस पर मायावती ने कहा है कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस बरसों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि जब ये सक्षम हो जाएंगे लोग तो हम इनके आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। फंस गए हैं राहुल गांधी इस तरह का विवादित बयान दे करके, जिस पर आज मायावती की करारी टिप्पणी भी आ गई है। देखिए, अगर आप एक जिसे कहना चाहिए संविधान की मूल भावना समझें,
और अगर ये कहा गया है कि जब ये सक्षम हो जाएंगे तो इनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये तो अंबेडकर ने भी कहा था, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन दो बातें, पहली बात ये कि राहुल को मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं, ये बवाल। दूसरी बात, फर्ज कीजिए यही बात मोदी ने कह दी होती तो क्या होता। जब वो कसम खा खा के कहते रहते हैं आरक्षण समाप्त करने का हमारा कोई तरीका और कोई जरिया नहीं है, तब तो आप कहते हैं वो आरक्षण समाप्त कर देंगे, और आज खुद ही कह रहे हैं हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तीसरी बात, हमारे देश में आरक्षण इतना संवेदनशील मुद्दा बन चुका है ओंकार जी, कि आरक्षण के बारे में कुछ ना ही बोलना बेहतर है। आप अच्छा बोले, बुरा बोले, लॉजिकल बोले, तार्किक बोले, अतार्किक बोले, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी अगर कुछ कह के बैठे हैं, तो फिर मैंने तो पढ़ा नहीं है, आप बता रहे हैं, तो मैं ये सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर बीजेपी आईटी टीम अभी तक उसको ठीक से उठा नहीं पाई है और मेरे जैसे लोग उसको देख नहीं पाए हैं, तो ये फिर इनका दूसरा निकम्मापन है। मैं इंडिया टुडे में जो कुछ छपा है वो एक बार दिखा देता हूं, और मायावती के जो ट्वीट आए हैं वो भी मैं शो कर देता हूं स्क्रीन शेयर करके। आज तक पर है ये हेडलाइन, इनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत, राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भड़की मायावती। बसपा सुप्रीमो ने सिलसिलेवार कई पोस्ट कर कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़ो हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। मैं नीचे जाता हूं और राहुल गांधी ने एक्चुअल में क्या कहा है वो मैं दर्शकों को बता देता हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया था। उनसे जब ये पूछा गया कि जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही। समस्या ये है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहा। देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची भी देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाएं, मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। वैसे तो इस पर भी एक टिप्पणी की जा सकती है कि ये आंकड़े देखने की जो ये बात राहुल गांधी करते हैं और इस तरह का जो ये स्यापा करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, ये देश का इतिहास 2014 से शुरू होता है या आज़ाद हिंदुस्तान का इतिहास 1947 से शुरू होता है। और अगर ओबीसी, दलित, पिछड़े, जिनको एससी एसटी ये कहते हैं, जब कांग्रेस की 58 साल तक सरकारें थी, तब इन्होंने क्या किया था इनको ऊपर लाने के लिए, उद्योगपति बनाने के लिए या संपन्न बनाने के लिए, या 2014 के बाद का ही सारा कुछ देखेंगे ये? देखें, राहुल गांधी का बैगेज बहुत लंबा है। मोतीलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक उन्हें वैसे तो हर बात का जवाब देना है, कांग्रेस रिजीम में क्या क्या हुआ उन्हें सब जवाब देना है। लेकिन जो सबसे बड़ा वो 10 साल का पीरियड जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी सुपर पीएम थे, वो मनमोहन सिंह के अध्यादेशों को लाकर पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया करते थे। पीएमओ में हम लोग को बताया जाता था कि राहुल गांधी इकलौते शख्स हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनके कमरे में बिना समय लिए, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना पूछे दरवाजा खोल के घुस जाते हैं। तो दिक्कत ये कि वो कभी उन्होंने कोई जिम्मेदारी तुली नहीं, तो वो हर जिम्मेदारी, अच्छा ज्यादा कहेंगे तो हर चीज को कह दे, क्या साहब वो कांग्रेस ने मंडल आयोग को विरोध किया था, गलत किया था, कि साहब कांग्रेस ने वो सिखों का नरसंहार किया था, नहीं होना चाहिए। जाइए, मैं तो था ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा था। 10 साल में मनमोहन सिंह के बारे में अगर आप कुछ पूछेंगे तो कहेंगे मनमोहन सिंह से पूछो। राहुल गांधी एक अराजकता की चरम पे है।
जहां उन्होंने खुद कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, जिसने भी जिम्मेदारी ली उसके ऊपर प्रहार किया। मोदी तो छोड़िए साहब, इन्होंने तो अपना प्रधानमंत्री नहीं बख्शा, अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश लाकर सड़क पे फाड़ दिया। राहुल गांधी खुद कोई काम करने के लायक वो अपने आप को पाते नहीं। उसके बाद जिसको आदमी को महीने में 5 बार विदेश भी जाना है, इनकी पार्लियामेंट अटेंडेंस आप उठा के देखें साहब, इनकी पहले 15% पार्लियामेंट अटेंडेंस हुआ करती थी। किसी चीज पे इनको कोई जानकारी नहीं है। किसी कभी गले लग जाएंगे, कभी आंख मारने लगेंगे, कभी बस क्या, कभी फ्लाइंग किस देने लगेंगे। एक ये जो जेलेंस्की टाइप इन्होंने अपना एटीट्यूड बनाया है, तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बार बार मुझे यही लगता है कि साहब, चूंकि मोदी ने आज अपने कद के बराबर किसी कोई नेता छोड़ा नहीं, कोई नेता उनकी कंपैरिजन में है नहीं इस समय राष्ट्रीय स्तर पे, तो झक मार के लोग राहुल गांधी के पीछे साहब खड़े हो जाते हैं। वरना राहुल गांधी आज 20 साल 25 साल से राजनीति में है, वो अपना एक बिल बताएं, अपना एक सवाल बताएं और अपनी एक उपलब्धि बताएं। लीजिए, एक और विवादास्पद बयान आ गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने इनको कोर्ट में घसीटने की धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है। और ये मामला है सिखों से जुड़ा हुआ। चलिए इसको भी देख लेते हैं, एक टिप्पणी इस पर भी ले लेते हैं। ये इनका बयान है साहब। सिखों पर बयान देकर घिरे राहुल गांधी, बीजेपी ने दी कोर्ट में घसीटने की धमकी। और खबर ये आ रही है, अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला, लेकिन सिखों पर दिए एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान सिखों के अधिकारों के बारे में बात की, जिससे भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है और इस बयान को भारत में दोहराने की चुनौती दे डाली है। आरपी सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान दिल्ली में 3,000 सिखों का नरसंहार हुआ था। राहुल गांधी यह नहीं कहते यह सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो अपने बयान को भारत में दोहराएं, तब उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, उन्हें अदालत में घसीटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने भी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के नाते उनकी जिम्मेदारी देश की छवि को बनाए रखने की है। और इन्होंने कहा क्या है, राजीव गांधी ने वर्जीनिया में अपने भाषण में कहा, लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति होगी, क्या वो गुरुद्वारे जा सकेगा। ये लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के अधिकारों के लिए है। और उनके इसी बयान से भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अमेरिका में खड़े होकर के कि यहाँ सिखों को गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं है, पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है। किस तरह का ये झूठ है अनुपम जी? मतलब मैं एकदम निशब्द हूँ, मैं क्या बोलूँ। आप बताएं, आप अनुमति किसको क्या नहीं है। ये साउथ इंडिया में जाते हैं कि तो कहते हैं उत्तर भारतीय तुमको अपनी भाषा नहीं बोलने देंगे, क्या ऐसा है। ये कहते हैं उत्तर भारतीय तुम्हें अपने कपड़े नहीं पहनने देंगे, क्या ऐसा है। क्या उत्तर भारतीय तुम्हें अपने खाना नहीं खाने देंगे, क्या ऐसा है। ये जवानों के पास जाते हैं, फौजी जवानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि फौजी अफसर तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, क्या ऐसा है। ये महिलाओं के, कश्मीरी महिलाओं के पास से मिलके आते हैं तो कहते हैं कि फौजी इनका बलात्कार कर रहे हैं, क्या ऐसा है। ये पिछड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं अगले तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। ये दलितों के पास जाते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। और अब इन्होंने एक नई चीज शुरू कर दिया कि सिखों का भी मुसलमानों के लिए कह ही रहे थे, पिछड़ों के लिए कह ही रहे थे, दलितों के लिए कह ही रहे थे, सैनिकों के लिए कह ही रहे थे। कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं पूरा भारत तुम्हारा शोषण कर रहा है। कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं पूरे भारतवासी तुम्हारे हाथ की रोटी छीन रहे हैं। और ये बहुत दिन से कह रहे हैं। उसी के बाद आप देखें कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या शुरू हो गई। अब इन्होंने ये बात कह दी कि सिखों को, भारत में लड़ाई इस बात की कि क्या एक सिख गुरुद्वारा जा सकता है, क्या एक सिख कड़ा पहन सकता है, क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है। ये
निम्नतम स्तर की राजनीति है ओंकार जी, इसका कोई जवाब नहीं है। और जो भाजपा कह रही चुनौती दे रही कि भारत आके बयान देता, ये कौन सी चुनौती है भाई? आज की तारीख में ये कौन सी चुनौती है? जहां से भी बयान दिया वहां से मुकदमा करो, बिल्कुल। मुकदमा करो। दो संप्रदायों ऑन के बीच में नफरत भड़काने का मुकदमा करो उनके खिलाफ, और मैं देखता हूं कहां से उनको मिलता है इसमें रिलीफ। ये तो सारी सामग्री ऑनलाइन है, विजुअल्स होंगे उसके। ये कौन सी आपका चुनौती है कि मेरे घर पे आके बोलो तब देखेंगे? सिर्फ एक जगह ये आपको कहा जा सकता है जब आप पार्लियामेंट में बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में आप जो कुछ कहते हैं उसके चलते आपके ऊपर बाहर मुकदमा नहीं चल सकता। तो अक्सर लोग कहते हैं पार्लियामेंट के बाहर बोल के दिखाओ। अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर बोल रहा है, वो अमेरिका में बोल रहा है, क्या अब वर्जीनिया में बोल रहा है, क्यों उसमें क्यों नहीं मुकदमा हो सकता? बिल्कुल करिए। ये लगातार लगातार केरोसिन और पेट्रोल छिड़कते घूम रहे हैं, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। अब देखना ये है कि मोदी इतिहास सरकार गवाह है ओंकार जी, इतिहास गवाह है। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। जब जब जिसने जो जो आग लगाई वो उसमें झुलस गया। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया था, आज तालिबान पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा हो गया। राजीव गांधी ने एलटीटी बनाई थी, इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी बनाए थे, अमेरिका ने तालिबान बनाया था। देखिए तालिबान ने अमेरिका का क्या हाल किया, 9/11 देखिए। ऐसे आग से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब आप आग छिड़कते हैं, जब आप पेट्रोल छिड़कते हैं, आग लगाते हैं, तो वो आग कभी ना कभी आपके दामन तक भी जरूर पहुंचेगी। इसी नोट पर इस अंक को समाप्त करेंगे। राहुल गांधी, आग से खेलना बंद करिए। अगर आप इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं तो उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है, उस पद की एक गरिमा भी होती है। हालांकि आपने खुद ही संसद के भीतर उसकी गरिमा और उसकी मर्यादा का क्षरण किया है और मजाक उड़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अपने सांसदों को वेल में आकर के हंगामा करने के लिए कहते हुए भी आप देखे गए, जब लोकसभा के अध्यक्ष को आपको टोकना पड़ा कि इस पद की एक गरिमा और मर्यादा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको किसी भी चीज का कहीं कोई लिहाज ही नहीं है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय निकाला आपने, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।